जय हिंद सभी को। राम एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इकॉनमी डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था मौद्रिक नीतियाँ, मॉनेटरी पॉलिसीज़, और मैंने आपको बताया था कि मौद्रिक नीतियाँ जारी करना आरबीआई का काम है और आरबीआई मौद्रिक नीतियों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में तरलता को नियंत्रित करती है, लिक्विडिटी को नियंत्रित करती है। और मैंने आपको दो मौद्रिक नीतियाँ पढ़ा चुका था। एक था CRR, कैश रिजर्व रेशियो। तो CRR के बारे में बताया था कि सभी बैंकों को अपने NDTL का कुछ परसेंट कैश के रूप में आरबीआई के पास रखना होता है, जिसे बैंकों का CRR कहते हैं। और मैंने बताया था जो CRR के रूप में जो पैसा रखा गया है उसका प्रयोग ना तो आरबीआई करेगा और ना ही बैंक करेंगे। इसका मतलब है CRR के रूप में जो भी पैसा रखा जाता है वह अर्थव्यवस्था से बाहर हो जाता है। इसके बाद दूसरी मौद्रिक नीति बताई थी, वो थी SLR। बैंकों के NDTL का वह पैसा है जो बैंक अपने पास रखते हैं, और इसे बैंक तीन रूपों में रख सकता है, या तो कैश, या फिर गोल्ड, या फिर सरकारी प्रतिभूति। तो आज अपन नई मौद्रिक नीति डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो जो OMO मौद्रिक नीति है इसमें क्या करता है कि आरबीआई खुले बाज़ार में, ओपन मार्केट में सरकारी प्रतिभूतियों को, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, सरकारी प्रतिभूतियों को बेचता है और ख़रीदता है। तो OMO ऑपरेशन समझ में आई। एक बार फिर से डेफिनेशन बोलता हूँ। तो OMO में क्या होता है, आरबीआई ओपन मार्केट में, खुले बाज़ार में सरकारी प्रतिभूतियों को, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचता है और क्या करता है, ख़रीदता है। अब होता क्या है, पहली बात एक बात बता दूं कि OMO में जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, सरकारी प्रतिभूतियां खरीदी या बेची जाएंगी वह SLR का हिस्सा नहीं होंगी। मैंने आपको कल बताया था कि बहुत से बैंक अपना जो SLR है वह सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रखते हैं। तो जो SLR के रूप में सरकारी प्रतिभूतियां रखी गई हैं वह OMO में ना तो बेची जाएंगी ना ही खरीदी जाएंगी, ठीक है ना। इसके बाद अब होता क्या है कि OMO के द्वारा आरबीआई कैसे अर्थव्यवस्था में तरलता को नियंत्रित करता है। मैंने आपको बताया था कि जब सरकार को, गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत होती है तो सरकार क्या करती है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे देती है किसको, आरबीआई को। आरबीआई क्या करता है, इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, सरकारी प्रतिभूतियों को बेचता है बैंक को या अन्य किसी वित्तीय संस्था को, कोई से भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को। इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचेगा। मान लो इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी में 1 करोड़ लिखा है, इसके ऊपर लिखा है 1 करोड़। तो होगा क्या कि सरकार ने 1 करोड़ की सरकारी प्रतिभूति आरबीआई को दी, आरबीआई देगा बैंक को। बैंक क्या करेगा, इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को अपने पास रख लेगा और बदले में आरबीआई को 1 करोड़ रुपए कैश दे देगा। और आरबीआई क्या करेगा, इस 1 करोड़ जो कैश है, नगद है, इसको दे देगा सरकार को। तो बैंक के पास आ गई सरकारी प्रतिभूति गारंटी के तौर पर, और सरकार के पास 1 करोड़ पहुंच गया। मान लो सरकार ने 1 साल के लिए पैसा लिया है, तब होगा क्या, 1 साल के बाद मैंने बताया था कि होगा क्या कि सरकार क्या करेगी, आरबीआई को अब कैश दे देगी। जो 1 करोड़ कैश लिए थे बदले में इसका क्या दे देगी, इंटरेस्ट। आरबीआई क्या करेगा, जिस बैंक को सरकारी प्रतिभूति बेची थी उसको 1 करोड़ दे देगा और प्लस क्या दे देगा, इंटरेस्ट। और बदले में जो बैंक है, जो 1 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी उसको आरबीआई को दे देगा। आरबीआई किसको दे देगी, सरकार को दे देगी। तो समझ में आ रहा है कंसेप्ट। तो अब इसके माध्यम से आरबीआई अर्थव्यवस्था में तरलता को कैसे नियंत्रित करता है। तो होता क्या है, यदि अर्थव्यवस्था में तरलता ज़्यादा हो जाए तो आरबीआई क्या करता है कि ज़्यादा संख्या में
ज़्यादा संख्या में सरकारी प्रतिभूतियों को, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बैंक को या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट वित्तीय संस्थान को बेचता है, और बदले में क्या करता है, इन बैंकों से जो कैश है वो ठीक है ना, इन बैंकों को सरकारी प्रतिभूति देता है और बदले में इनसे कैश लेता है। तो होता क्या है कि जो कैश है, अब होता क्या है कि जो कैश है, जो पैसा है, वो अर्थव्यवस्था में न जाकर, यदि आरबीआई इस पैसे को नहीं लेता बैंक से, तो वह पैसा किस में चला जाता, अर्थव्यवस्था में। तो अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ जाती। लेकिन हुआ क्या है कि आरबीआई ने जो एक्स्ट्रा पैसा था उसको किसकी ओर खींच लिया, अपनी तरफ खींच लिया, जिससे हुआ क्या कि वह पैसा जो कैश था वह कहाँ नहीं जा पाया, वह अर्थव्यवस्था में नहीं जा पाया। इससे अर्थव्यवस्था में तरलता क्या हो गई, कम हो गई। अब लेकिन एक क्वेश्चन उठता है कि बैंक जो हैं वह आरबीआई को कैश क्यों देंगे, बैंक मार्केट में या अर्थव्यवस्था में लोगों को ऋण क्यों नहीं देंगे इसमें, जबकि बैंकों को ज़्यादा फायदा तो लोगों को लोन देने में, ऋण देने में है। लेकिन होता क्या है कि देखो, भले ही बैंक को अर्थव्यवस्था से ज़्यादा पैसा मिल जाए, अर्थव्यवस्था से ज़्यादा पैसा कैसा मिल जाए, मान लो बैंक ने किसी को 1 करोड़ रुपए इंटरेस्ट पर दे दिए, हो सकता है यहाँ इंटरेस्ट की रेट ज़्यादा हो, लेकिन यहाँ यदि बैंक पैसा दे रहा है अर्थव्यवस्था में, यहाँ पर रिस्क ज़्यादा है, तो बैंक क्या करते हैं, लेकिन आरबीआई को जो पैसा दिया है इसमें जीरो रिस्क है, ये कभी नहीं डूबेगा, यहाँ डूबने की रिस्क ज़्यादा। वैसे ही बैंकों का जो एनपीए है वह कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए बैंक चाहते हैं कि भले ही थोड़ा बहुत कम प्रॉफिट हो जाए, लेकिन जो प्रॉफिट हो वो फिक्स हो। इसलिए किसको पैसा देते हैं, आरबीआई को देते हैं। तो समझ में आया कि ओएमओ के माध्यम से आरबीआई कैसे तरलता को नियंत्रित करती है। तो होता क्या है, जब अर्थव्यवस्था में तरलता ज़्यादा हो जाए तो आरबीआई क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचेगा, किसको बेचेगा, बैंक को, और बैंक बदले में कैश देगा किसको, आरबीआई। तो जो कैश अर्थव्यवस्था में जाता तो वह कैश अर्थव्यवस्था में जाने से बच जाता है और अर्थव्यवस्था में तरलता कम हो जाती है। और यदि इसका उल्टा हो जाए कि यदि अर्थव्यवस्था में अब क्या हो जाए, तरलता इस बार अर्थव्यवस्था में क्या हो गई, कम हो गई। अब आरबीआई को पता है कि लिक्विडिटी कम हो गई है, तो आरबीआई अब उल्टा करेगा। आरबीआई इस बार क्या करेगा कि बैंकों को देना चालू कर देगा उनका कैश, जो उनसे कैश लिया था, बैंक से कैश लिया था वो प्लस उसका इंटरेस्ट इन बैंकों को वापस करेगा। बदले में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी वो किसके पास आ जाएगी, आरबीआई। जब बैंकों के पास ज़्यादा पैसा हो जाएगा, बैंकों के पास ज़्यादा पैसा हो जाएगा, तो बैंक क्या करेंगे, इस पैसे को अर्थव्यवस्था में प्रवाहित कर देंगे, लोगों को लोन दे देंगे, ऋण दे देंगे। इससे ज़्यादा पैसा किस में हो जाएगा, अर्थव्यवस्था में हो जाएगा। तो जो ओएमओ है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, उसके माध्यम से आरबीआई ओपन मार्केट में किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को, वित्तीय संस्थानों को सरकारी प्रतिभूतियाँ बेचकर अर्थव्यवस्था में तरलता को नियंत्रित करती है। लेकिन मैंने बताया था कि इसमें उन सभी सरकारी प्रतिभूतियों को नहीं बेचा और ख़रीदा जाएगा जो एसएलआर का हिस्सा है। लेकिन यहाँ पर जो आरबीआई बैंकों को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को जो भी सरकारी प्रतिभूतियाँ बेच रहा है, इन बैंकों को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को इसे खरीदना अनिवार्य नहीं है। इनका मन है तो खरीदें, नहीं है तो नहीं खरीदें। लेकिन मैंने बताया इसलिए खरीदते हैं क्योंकि इनके पास जो अतिरिक्त पैसा है, यदि वो अर्थव्यवस्था में देंगे तो उसको डूबने का डर रहता है, इनके एनपीए बढ़ने का चांस रहता है। यदि वह आरबीआई को देंगे तो वहाँ पर पैसा सुरक्षित है, इसलिए वह आरबीआई को देना उचित समझते हैं। तो वही सब यहाँ पर लिखा हुआ है। हाँ, और एक चीज़ और, यहाँ पर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, सरकारी प्रतिभूति है, वह बिल और बॉन्ड दोनों के रूप में खरीदी और बेची जाती है। बिल और बॉन्ड आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब मैं मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट पढ़ाऊँगा। मनी मार्केट का उपकरण है बिल और कैपिटल मार्केट का उपकरण है बॉन्ड। अभी बस इतना याद रख लो आप कि जो पैसा 365 दिन से कम समय के लिए लिया जाता है, मान लो मैंने 365 दिन से कम समय के लिए पैसा लिया है तो उसको बोलते हैं बिल। और यदि मैंने 365 से ज़्यादा के लिए पैसा लिया तो उसे क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं। तो कम समय के लिए जो पैसा उधार लिया जाता है उसको बिल के रूप में लिया जाता है, और जो ज़्यादा समय के लिए पैसा उधार लिया जाता है उसे बॉन्ड के रूप में लिया जाता है। तो जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है उसमें बिल और बॉन्ड दोनों के रूप में सरकारी प्रतिभूतियों को बेचा जाता है। यहाँ पर वही सब लिखा हुआ है।
कि OMO यह RBI द्वारा खुले बाजार में, ओपन मार्केट में सरकारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचने एवं उन प्रतिभूतियों को वापस खरीदने की प्रक्रिया को संबोधित करता है। इसके अंतर्गत प्रतिभूतियां बिल एवं बॉन्ड दोनों ही प्रारूपों में बेची जा सकती हैं। इस प्रक्रिया में प्रतिभूतियां बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों दोनों को ही बेची जा सकती हैं। इस प्रक्रिया में प्रतिभूतियां बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों को प्रतिभूतियां खरीदना क्या अनिवार्य नहीं है। उनका मन है तो खरीदें, नहीं है तो नहीं खरीदें। और आगे लिखा हुआ है कि यह प्रतिभूतियां SLR का हिस्सा नहीं होंगी। यदि अर्थव्यवस्था में तरलता ज़्यादा हो जाए, लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाए, तो RBI ज़्यादा प्रतिभूतियां बेचकर बैंकिंग व्यवस्था से ज़्यादा या अतिरिक्त राशि क्या कर लेगा, सोख लेती है। इससे भिन्न यदि अर्थव्यवस्था में तरलता कमी हो जाए, तब RBI बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियां वापस खरीद कर बैंकिंग व्यवस्था में अतिरिक्त धनराशि प्रवाहित करती है। तो ये थी तीसरी मॉनेटरी पॉलिसी, OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो अगली मौद्रिक नीति है बैंक रेट। बैंक रेट में होता क्या है, RBI ऋण देती है, RBI लोन देती है बैंकों को, RBI ऋण देती है बैंकों को, लेकिन यहाँ पर शर्त है कि यहाँ पर जो लोन देती है वो है लंबे समय के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए दिया जाता है। और लंबे समय से मतलब है 90 दिन से ज़्यादा के समय के लिए। तो बैंक रेट का मतलब होता क्या है कि जब RBI बैंकों को लंबे समय अर्थात 90 दिन से ज़्यादा के लिए लोन देती है तो उसे बैंक रेट कहते हैं। और वर्तमान में जो बैंक रेट है वो है 4.65%। आपको याद रखना है कि मौद्रिक नीतियों की जो रेट है वो बदलती रहती है। तो जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उसे आप करंट से देख के जाना। तो बैंक रेट आपको समझ में आया। तो RBI जब बैंकों को लंबे समय के लिए पैसा उधार देती है और जिस दर पर देती है उसे बैंक रेट कहते हैं, ठीक है ना। अब बैंक रेट से अर्थव्यवस्था में तरलता कैसे नियंत्रित होती है। होता क्या है, मान लो अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ जाए, लिक्विडिटी बढ़ जाए, तो RBI क्या करेंगे, RBI क्या करेगा कि तरलता बढ़ गई अर्थव्यवस्था में, तो RBI क्या करेगा कि जो बैंक रेट थी, RBI इस बैंक रेट को बढ़ा देगा। RBI ने बैंक रेट को बढ़ा दिया तो आप बताओ कि बैंक क्या करेंगे कि जो लोगों को या जनता को बैंक जो ऋण दे रहे थे, अब बैंक इस ऋण की जो रेट है, इंटरेस्ट रेट है, उसको कम करेंगे कि ज़्यादा करेंगे। जब RBI ने बैंक रेट को बढ़ा दिया, मतलब बैंक जो RBI से पैसा उधार ले रहा है वह उनको महंगा मिल रहा है, तो अब क्या करेंगे, बैंक भी जब जनता को पैसा देंगे तो इस लोन की भी इंटरेस्ट रेट क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तब जनता क्या करेगी, अब बैंकों से पैसा ज़्यादा लेगी कि कम लेगी। अब जनता बैंक से पैसा कम लेगी क्योंकि ब्याज की दर क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है। तो इससे अर्थव्यवस्था में पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यदि इसका उल्टा हो जाए, यदि अर्थव्यवस्था में तरलता क्या हो जाए, इस बार कम हो जाए, अर्थव्यवस्था में तरलता कम हो गई, तो RBI क्या करेगा कि जो बैंक रेट थी इसको क्या करेगा, घटा देगा। जब घटा दिया तो जो बैंक थे, बैंक को अब सस्ते में पैसा मिल रहा है, ज़्यादा RBI को ब्याज नहीं देना पड़ रहा, तो बैंक भी क्या करेंगे, अब जनता को ऋण देंगे, लोन देंगे, तो बैंक भी अपनी इंटरेस्ट रेट अब क्या करेंगे, कम करेंगे। जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगी तो जो जनता है वो क्या करेगी, ज़्यादा बैंकों से पैसा लेना क्या करेगी, पसंद करेगी, जिससे अर्थव्यवस्था में फिर से तरलता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो बैंक रेट आपको समझ में आया। तो बैंक रेट होता क्या है, जब यहाँ पर लिखा है कि यह वह ब्याज दर है जिस पर RBI बैंकों को लंबी अवधि का ऋण, लंबी अवधि मतलब 90 दिन से ज़्यादा का प्रदान करती। वर्तमान में इसकी दर मैंने बताया था 4.65% है। यदि बैंकों को ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया में बैंक दर बढ़ा दी जाए, तब बैंकों को लिए ऋण लेना महंगा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में भी बैंक ब्याज दर बढ़ा देंगे, जिससे उपभोक्ता ऋण लेने में हिचकिचाएंगे, ठीक है। वही सब लिखा हुआ है यहाँ पर। मैं यहाँ पर एक कंसेप्ट और समझाता हूँ। 3 चीज़ें होती हैं, समझना आप यहाँ पर। एक होता है बैंक रेट, एक होता है
रेपो रेट और एक होता है रिवर्स रेपो रेट। 3 चीज़ें हैं, बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। आप तीनों को एक साथ समझ लेना। होता क्या है, बैंक रेट में क्या हो रहा है अभी मैंने बताया। बैंक रेट में आरबीआई पैसा देती है, आरबीआई ऋण देती है किनको, बैंकों को। लेकिन यहाँ पर मैंने शर्त बताई कि यहाँ पर जो पैसा दिया जाएगा वह लंबी अवधि के लिए दिया जाएगा, मतलब 90 दिन से ज़्यादा के लिए दिया जाएगा। एक होता है रेपो रेट। रेपो रेट इम्पॉर्टेंट है। जब आरबीआई बैंकों को ऋण देती है, इसमें भी आरबीआई बैंकों को ऋण देती है, बस यहाँ पर शर्त क्या है, आरबीआई बैंकों को जो ऋण देती है वह 90 दिन से कम समय के लिए देती है। तो यदि आरबीआई बैंकों को लंबी अवधि अर्थात 90 दिन से ज़्यादा के लिए पैसा दे तो उसे बैंक रेट बोलते हैं। और यदि आरबीआई बैंकों को लोन दे लेकिन वह कम समय के लिए दी, कम समय मतलब 90 दिन से कम समय के लिए दे, तो उसे रेपो रेट कहते हैं। और तीसरा होता है रिवर्स रेपो रेट। जब आरबीआई बैंकों से पैसा ले, आरबीआई जब बैंकों से पैसा ले, इसमें उल्टा है। इस बार ऊपर की बैंक रेट और रेपो रेट में आरबीआई बैंकों को पैसा दे रहा था, जबकि रिवर्स रेपो रेट में बैंक आरबीआई को पैसा दे रहे हैं। और यहाँ भी जो पैसा दिया जाएगा वह 90 दिन से कम के लिए दिया जाएगा, ठीक है ना। तो होता क्या है कि जो बैंक रेट है इन तीनों में सबसे ज़्यादा होगी बैंक रेट, और अभी बैंक रेट है 4.65%, ठीक है ना। बैंक रेट से कम होती है रेपो रेट, और हमें मैक्सिमम टाइम बैंक रेट से 0.25% कम होती है रेपो रेट। तो 4.65 में से 0.25 कम करोगे तो 4.40। तो वर्तमान में जो रेपो रेट है वो है 4.40। तो इन तीनों में बैंक रेट सबसे ज़्यादा होगी 4.65, बैंक रेट से 0.25% कम होती है रेपो रेट, और वो है वर्तमान में 4.40। और इससे कम होती है, रेपो रेट से कम होती है रिवर्स रेपो रेट, और जो रिवर्स रेपो रेट है वह वर्तमान में 4% है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो आप खुद बताओ, बैंक आरबीआई से 2 तरीके से पैसा ले सकते हैं। या तो आरबीआई से पैसा ले सकते हैं किसके माध्यम से, बैंक रेट के माध्यम से, या फिर पैसा ले सकते हैं किसके माध्यम से, रेपो रेट के माध्यम से। लेकिन इंटरेस्ट रेट किस में ज़्यादा है, बैंक रेट में ज़्यादा है। इंटरेस्ट रेट किस में कम है, रेपो रेट में कम है। इसलिए हुआ क्या है कि जब से रेपो रेट का कंसेप्ट आया है तब से बैंकों ने आरबीआई के द्वारा बैंक रेट से पैसा लेना बहुत कम कर दिया है या ख़त्म कर दिया है। अब बैंक आरबीआई से जो भी पैसा लेते हैं वह मैक्सिमम किसके रूप में लेते हैं, रेपो रेट के रूप में लेते हैं। समझ में आ रहा है ना, क्यों लेते हैं रेपो रेट के रूप में, क्योंकि रेपो रेट में जो ब्याज की दर है वह क्या है, कम है, ठीक है ना। अब होता क्या है वो बात समझना। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है LAF। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को मिलाकर बोला जाता है LAF। तो आरबीआई करता क्या है कि जिन बैंकों के पास बैंक बंद है, जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है, उनसे ले लेता है कौन, उधार पैसा, आरबीआई। और किस रेट पर लेगा, उस रेट का नाम है रिवर्स रेपो रेट। और जिनके बैंकों के पास पैसे की कमी है, बैंक B2 है, इसके पास पैसे की कमी है, इन बैंकों को पैसा उधार दे देता है। और किस पर देता है, रेपो रेट। तो जिन बैंकों के पास पैसे की तरलता ज़्यादा है उनसे पैसा उधार ले लेता है आरबीआई, रिवर्स रेपो रेट। और जिनके पास पैसे की कमी है उनको दे देता है किस पर, रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट इन दोनों को मिला के बोला जाता है LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। क्योंकि इन दोनों के माध्यम से जो बैंक हैं उनकी तरलता क्या हो रही है, नियंत्रित हो रही है, और इसमें आरबीआई अपना प्रॉफिट कमाता है। इन दोनों के ट्रांसफ़र में आरबीआई क्या करता है, अपना प्रॉफिट कमाता है। प्रॉफिट कैसे कमाता है, क्योंकि मैंने आपसे बोला है कि रिवर्स रेपो रेट से हमेशा ज़्यादा कौन सी होगी, रेपो रेट। तो यहाँ पर जब आरबीआई ने बैंक B1 से पैसा लिया था, तो यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट में जो इंटरेस्ट रेट है
वो क्या है, कम है, तो यहाँ पर कम पैसा देना पड़ेगा। और जबकि रेपो रेट में जो इंटरेस्ट रेट क्या है वह ज़्यादा है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ तो इन दोनों में आरबीआई क्या कमाता है, अपना प्रॉफिट कमाता है, समझ में आ रहा है ना। तो इसे बोलते हैं LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो अगली मौद्रिक नीति है रेपो रेट। मैं रेपो रेट के बारे में बता चुका हूँ। जब बैंक आरबीआई से कम समय मतलब 90 दिन से कम के लिए पैसा उधार लेते हैं तो उसे रेपो रेट कहते हैं। जबकि मैंने बताया था बैंक रेट में बैंक आरबीआई से 90 दिन से ज़्यादा के लिए पैसा उधार लेते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो रेपो रेट है वह बैंक रेट से कितनी 0.25% क्या होगी, कम होगी। बैंक जो रेपो रेट है बैंक रेट से 0.25% कम होगी। वर्तमान में जो बैंक रेट है वो 4.65% है, तो इसका 0.25% कम कर दो तो 4.40% क्या है, रेपो रेट है। इसलिए आजकल बैंक रेट पर बैंकों द्वारा पैसा लेना लगभग ख़त्म हो गया है। जो भी बैंक पैसा उधार लेते हैं वो रेपो रेट पर लेते हैं। रेपो रेट पर क्यों लेते हैं, क्योंकि रेपो रेट में जो ब्याज की दर है वह क्या है, कम है। भारत में रेपो रेट पर जो पैसा दिया जाता है, वह या तो 1 दिन के लिए दिया जाता है या 7 दिन के लिए या 14 दिन के लिए। मतलब यदि बैंक रेपो रेट पर पैसा उधार ले रहा है उसके मैच्योरिटी का जो पीरियड है वो 1 दिन है, 7 दिन है या 14 दिन है। जो 1 दिन के लिए पैसा उधार लिया जाता है इसे बोलते हैं ओवरनाइट रेपो। और 7 दिन और 14 दिन के लिए जो पैसा उधार लिया जाता है इसे बोलते हैं टर्म रेपो। तो 1 दिन के लिए पैसे को बोलते हैं ओवरनाइट और इसको बोलते हैं टर्म रेपो। और कोई भी बैंक ओवरनाइट रेपो से 1 दिन के लिए जो पैसा उधार लेता उससे अपने NDTL का 0.25% पैसा उधार ले सकता है, जितना उसका NDTL है। और टर्म रेपो से मतलब 7 दिन और 14 दिन के लिए जो पैसा उधार ले रहा है अपने NDTL का 0.75% ले सकता है। बात समझ में आ रही है। तो जो बैंक आरबीआई से 90 दिन से कम समय के लिए पैसा लेते हैं उसे बोलते हैं रेपो रेट। इसमें एक शर्त और है कि बैंक रेपो रेट के द्वारा आरबीआई से जितना भी पैसा उधार लेंगे उतने मूल्य के बराबर बैंकों को, ठीक है ना, क्या रखनी पड़ेंगी, सरकारी प्रतिभूति, गवर्नमेंट सिक्योरिटी किसके पास रखनी पड़ेंगी, आरबीआई। यहाँ वो सब लिखा हुआ है। तो यह वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई बैंक कम अवधि मतलब 90 दिन का ऋण प्रदान करती। वर्तमान में यह ब्याज की दर 4.40% है। सामान्य रेपो दर पर एक केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को 90 दिन तक का ऋण प्रदान करती, परंतु भारत में वर्तमान में इस ब्याज पर आरबीआई बैंकों को 1 दिन, 7 दिन या 14 दिन, और जो 1 दिन का पैसा होगा उसे ओवरनाइट और 7 दिन और 14 दिन के पैसे क्या बोलते हैं, टर्म रेपो। और ओवरनाइट रेपो में बैंकों के NDTL का 0.25% और टर्म रेपो में 0.75% पैसा उधार दिया जाता है। और आरबीआई जितना पैसा उधार दे रही है उसके ऋण के बराबर सरकारी प्रतिभूतियाँ क्या रखती है, गिरवी रखती है। बात समझ में आ गया। तो अगली मौद्रिक नीति है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट के बारे में आपको बता चुका हूँ कि रिवर्स रेपो रेट में जिन बैंकों के पास सरप्लस पैसा है वह पैसा देते हैं किसको, आरबीआई। और यहाँ भी कम समय मतलब 90 दिन से कम समय के लिए पैसा दिया जाएगा। और जो रिवर्स रेपो रेट में ब्याज की दर है वह रेपो रेट से क्या होगी, कम होगी। रिवर्स रेपो रेट में कम होगी किससे, रेपो रेट से, ठीक है ना। तो आरबीआई बैंकों से जो कम समय मतलब 90 दिन से कम समय के लिए जो पैसा उधार लेते हैं उसे रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। और रिवर्स रेपो रेट में रेपो रेट की तुलना में जो ब्याज की दर है वह क्या होगी, कम होगी। और यदि मान लो हो क्या कि यदि रिवर्स रेपो रेट की ब्याज की दर क्या हो जाए, इंटरेस्ट की रेट क्या हो जाए, बढ़ जाए। यदि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो जो बैंक मार्केट में पैसा उधार दे रहे थे बैंक, तो उसकी तुलना में बैंकों को ज़्यादा फायदा होने लगेगा किसको देने में, आरबीआई। यदि रिवर्स रेपो रेट की रेट बढ़ जाए तो इससे होगा क्या कि जो पैसा
अर्थव्यवस्था में जा रहा था, जो पैसा अर्थव्यवस्था में जा रहा था वो यहाँ ना जाके किसके पास आने लगेगा, आरबीआई के पास आने लगेगा। वही सब यहाँ पर लिखा हुआ है। यह वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को कम अवधि मतलब 90 दिन से कम का ऋण प्राप्त करती है। अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि यह वह ब्याज दर जिस पर बैंक अपनी अधिशेष राशि आरबीआई के पास जमा रखती है। वर्तमान में रिवर्स रेपो रेट 0.25 कम रहती है। यदि रिवर्स रेपो रेट दर में बढ़ोतरी हो जाए तब बैंकों के लिए आरबीआई को ऋण प्रदान करना ज़्यादा आकर्षक हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जो राशि ऋण के रूप में अर्थव्यवस्था में प्रवाहित हो रही है वो किसके पास आ जाएगी, आरबीआई के पास। इससे अर्थव्यवस्था में क्या कम हो जाएगी, तरलता कम हो जाएगी।